So hello guys, welcome back on the lecture series of 12th class macroeconomics. We were covering the unit 6 which is the exchange rate. So actually अगर बात की जाए तो exchange rate जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है, यानी कि यूनिट 5 का, पर मैंने इसे एक अलग यूनिट दी है ताकि एक क्लियरिटी रहे कि ये दोनों टॉपिक्स जो है वो मेन है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो एक्सचेंज रेट का पार्ट 1 जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक्सचेंज रेट स्टार्ट कर रहे हैं हम लेक्चर सीरीज में, तो ये पार्ट 1 है। एंड ये 5 टॉपिक्स जो हैं हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, एंड द सेकंड इज द टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट जिसमें हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एंड द थर्ड इज द मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड टॉपिक इज द करेंसी रीवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन, इसके बारे में देखेंगे। एंड फोर्थ इज द करेंसी डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, and the fifth and last point is the difference between fixed and flexible exchange rate. Okay, so let's start with the first topic, which is the meaning of exchange rate. So exchange rate, so अगर मैं ब्रीफ में बताऊं कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो ये एग्जांपल से कि जैसे हम अगर किसी कंट्री, ये कोई कंट्री है, तो इसमें जो भी लेन देन किया जाता है, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसके बदले जो मनी पेमेंट की जाती है वो एक तरीके से उस देश की करेंसी होती है ना। तो जितने भी लोग होते हैं वो एक तरीके से देखा जाए वो उसी करेंसीज में गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो INR है, इंडियन रुपीज़ है, जिसका सिंबल ऐसे होता है। अगर हम USA की बात करें तो उसका डॉलर होता है। अगर हम जापान की बात करें तो उसका येन होता है, जो शायद ऐसा दिखता है। ठीक है, येन। तो ऐसी अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग करेंसीज होती हैं, और उस कंट्री में उसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो उसकी करेंसी में ही डील किए जाते हैं, है ना। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में रुपया चलता है, तो इसका मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स, आपको जो भी चीज़ परचेज करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, या किसी को देना है, डेट पेमेंट करना है, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी मनी में, वो आप किस में करोगे, इंडियन रुपीज़ में करोगे। ओके, पर अगर हम किसी बाहर देश से ऐसा कुछ खरीदते हैं तो क्या इंडियन रुपीस चलेगा? तो अब सवाल आता है कि हर एक कंट्रीज की अपनी अपनी एक करेंसीज होती है ना। जैसे मैंने बताया कि USA की ये डॉलर है, जापान की ये है, तो ऐसे ही हर एक जितनी भी कंट्रीज हैं उसकी एक अपनी जो है वो करेंसीज होती हैं। जैसे इंडिया की INR है, USA की डॉलर है, ठीक है, और जापान की येन है। तो वैसे ही जितनी और भी कंट्रीज हैं इस पूरे वर्ल्ड में, उन सभी की एक अपनी अपनी एक करेंसीज होती हैं और उसके एक अलग अलग नाम होते हैं। ओके, सो उस कंट्रीज के अंदर जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स की जाती है वो उनकी करेंसीज में ही की जाती हैं। हाँ, तो ये बात करते हैं कि ये करेंसीज आखिर कौन बनाता है। तो ये करेंसीज जो नेचर की होती है, फेट नेचर की होती है ना। फेट नेचर का मतलब क्या होता है कि ऐसी करेंसीज जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू की जाती है, यानी कि ये एक तरीके से कागज का टुकड़ा ही होता है। पर अगर इंडिया की गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये कागज का टुकड़ा जो है जिसमें कुछ लिखा रहेगा, RBI के साइन रहेंगे, अगर ये बोल दिया जाए कि इसकी वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में 100 रुपीज़ होगी, है ना। यानी कि 100 रुपीज़ के गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ये परचेज कर सकता है, इसके पास परचेजिंग पावर आ जाएगी इस पीस ऑफ पेपर के पास। ठीक है, तो ये फिएट मनी है। तो वैसे ही USA में भी जो जिनके पास अथॉरिटी होगी, अगर वो एक पीस से पेपर को डिसाइड कर दें कि ये $100 है, तो एक्चुअल में ये $100 हो जाएगा, है ना। तो ये जो करेंसीज होती हैं वो अब कौन से नेचर की होती है, फेट नेचर की होती है। फेट नेचर, है ना, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू किए जाते हैं और इसे एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो कोई इन्हें मना नहीं कर सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। तो हर एक कंट्रीज की अलग अलग गवर्नमेंट होती है, और हर एक गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से फेट मनी जो है जारी करती है। और इनके साइन आप देखोगे कि इंडियन रुपीज़ जो है वो देखने में अलग होंगे, डॉलर जो होंगे वो देखने में अलग होंगे, जापानीज होंगी दिखने में अलग होंगे। तो अगर बात करें कि ये तो ठीक है, अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जहां पर सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं, तब तो उसी देश की करेंसी यूज होगी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मान लेते हैं कि इंडिया जो है वो USA से कोई चीज़ खरीद रहा है, या USA जो है वो इंडिया से कोई चीज़ खरीद रहा है, या इंडिया जो है वो जापान से कोई चीज़ खरीद रहा है, या इसका वाइस वर्सा। ओके, सो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे पास तो इंडियन रुपीज़ है, तो क्या इंडियन रुपीज़ जो है वो जापानीज येन यानी कि चलेगी? तो अब क्वेश्चन आता है, तो आंसर है इसका नहीं। तो इंडियन रुपीज़ जो है वो जापानीज येन में नहीं चलते हैं। ओके, सो और जापानीज येन जो है वो इंडियन रुपीस में नहीं चलेंगे, यानी कि इंडियन जापानीज येन जो है वो यहाँ इस देश में नहीं चलेंगे। ओके, सो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड तो होगा नहीं, क्योंकि आपके पास जापानीज येन अगर नहीं होगा,
एक तरीके से इंडियन रुपीस अगर आपके पास होगा तो आप अगर जापान में इंडियन रुपीस चलाओगे तो वो तो चलेगा नहीं, क्योंकि क्योंकि देखो क्योंकि ये जो इंडियन रुपीस है ये इस कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या जो भी सेंट्रल बैंक है उन्होंने जारी किया है ना। और ये यहाँ के जो येन है यहाँ के अथॉरिटी ने जारी किया है। तो ये तो अलग अलग हो गया ना, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, ऑथेंटिसिटी है या कितना रिलायबल है, ये तो इस कंट्री पे डिपेंड करता है ना। तो एक्चुअल में कोई अगली सरकार आई उसने मना कर दिया कि ये इंडियन रुपीस नहीं है, इनवैलिड है, डिमोनेटाइज कर दिया है ना, ये सारी चीजें कर दी। तो इसीलिए क्या होता है कि एक करेंसी जो है दूसरे करेंसीज में सेम करेंसी एक्सेप्ट नहीं की जाती है। तो इंडियन रुपीस आप अगर यूएसए में जाके चलाओगे तो वो नहीं चलेगी। इसका रीजन यही होता है कि रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी जो है वो इतना नहीं होता है ना दूसरे देशों की करेंसी में। तो ऐसे में ट्रांजेक्शन तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ट्रांजेक्शन को स्मूथ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे हमें पता है इंडिया में इंडियन रुपीस चलेंगे, यूएसए में यूएसए डॉलर चलेंगे और जापान में जापानीज येन चलेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपको यूएसए यानी कि यूएसए से कोई परचेज करना है तो एक मार्केट होती है जिसे हम एक्सचेंज रेट मार्केट बोलते हैं, है ना। जैसे गुड्स मार्केट होता है, लेबर मार्केट होता है जहाँ पर लेबर बिकते खरीदे जाते हैं, गुड्स मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे बेचे जाते हैं। वैसे ही एक्सचेंज मार्केट होता है और यहाँ एक्सचेंज का मतलब होता है करेंसी, है ना। तो करेंसी की मार्केट होती है। तो उस करेंसी की मार्केट में क्या होता है कि अगर आप यूएसए से खरीदना चाहते हो तो आप इंडियन रुपीस जाकर इस करेंसी मार्केट में इंडियन रुपीस देकर आप जो है यूएसए डॉलर खरीद सकते हो, है ना। अगर आपको जापान से कुछ चीज खरीदना है तो आप यहाँ जाकर या जापान में जाके विजिट करना है तो आप इस करेंसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाकर अपना इंडियन रुपीस देकर आप जापानीज येन ले सकते हो। तो एक्चुअल में इस मार्केट में क्या हो रहा है, तो इस मार्केट में सेल और परचेज हो रहा है ना, दो एक्टिविटीज हो रही हैं, सेलिंग एंड बाइंग की। सेल क्या हो रहा है, सेल आप इंडियन रुपीस कर रहे हो, आप रुपया दे रहे हो उन्हें और खरीद कर रहे हो यूएसए डॉलर खरीद रहे हो, है ना, यूएसए डॉलर या जापानीज येन खरीद रहे हो। तो अब देखो ये भी तो एक गुड्स है ना। अगर आपने मनी की डेफिनेशन देखी होगी तो आपको पता होगा कि मनी इज ए गुड्स, है ना, विच इज वाइडली एक्सेप्टेबल बाय द पब्लिक, जनरल पब्लिक। तो ये एक गुड्स होता है। तो यहाँ गुड्स की ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो ये मार्केट है। तो अब बताओ जब हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो उसका एक प्राइस होता है ना, तभी, क्योंकि वो खरीदने के बदले हम जो कुछ देते हैं तो वही तो प्राइस होता है। लेट सपोज करते हैं बर्गर है, तो बर्गर अगर आप खरीदोगे तो आपको जो आपको मिल रहा है वो क्या कर रहे हो, आप बाय कर रहे हो, ठीक है, पर इसके बदले जो आप पे करोगे वो क्या होगा, वो बर्गर का प्राइस होगा। तो वैसे ही ये जो फॉरेन करेंसीज हैं, है ना, ये जो करेंसीज हैं यूएसए डॉलर, इंडियन रुपीस, इनको खरीदने के लिए जो पेमेंट की जाती है ना, वो उस करेंसी का प्राइस होता है। तो इसी को हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं, है ना, जिस रेट पर दूसरे की करेंसीज खरीदी जा रही हैं, है ना, फॉरेन करेंसीज खरीदी जा रही हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं या एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात की जाए तो अगर आपको डॉलर खरीदना है तो उसके बदले आप क्या दोगे, इंडियन रुपीस दोगे। तो अब बात करते हैं कि अगर $1 खरीदना है तो आपको कितना रुपीस देना पड़ेगा। लेट सपोज करते हैं आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे $1 खरीदने के लिए। इसका मतलब $1 का प्राइस क्या है, 100 रुपये है। तो यहाँ क्या हो गया, प्राइस हो गया। तो ये जो रेट है $1 को खरीदने के लिए जो आपको रेट पे करना पड़ रहा है, इसी रेट को क्या बोलते हैं हम, एक्सचेंज रेट बोलते हैं या फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आइए देखते हैं कि डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि एक्चुअल में इसका क्या मीनिंग होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम दूसरे देश से कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हम अपनी करेंसीज में परचेज नहीं कर सकते, हमें उन्हीं देश की करेंसीज जो है वो पे करनी पड़ती हैं और वही वैलिड होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने देश की करेंसी के एक्सचेंज रेट मार्केट में जाकर वो चीज जो है वो खरीदते हैं। ओके, सो हम खरीदते हैं। तो लेट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। So any currency other than the domestic currency it at all as a foreign exchange. Okay, so जो देखो अगर अगर आप इंडिया के हो तो इंडिया की करेंसी क्या है, INR है, यानी कि इंडियन रुपीस है। तो इंडियन रुपीस जो होगी वो तो डोमेस्टिक करेंसी कहलाएगी। बाकी जितने भी देश बचे हैं उनकी करेंसीज क्या कहलाएंगी, फॉरेन एक्सचेंज कहलाएंगी, यानी कि फॉरेन करेंसीज, है ना, बेसिक करेंसी। तो अगर आप यूएसए के हो, ठीक है, तो यूएसए की जो करेंसी होगी डॉलर, ये आपके लिए डोमेस्टिक करेंसी हो गई, ठीक है। पर यूएसए को छोड़कर जितनी भी और कंट्रीज हैं उनकी करेंसीज क्या कहलाएंगी, फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा, ठीक है। लेट सपोज करते हैं आप चाइना के हो, ठीक है,
तो चाइनीज जो करेंसीज हैं उसको छोड़कर, चाइनीज करेंसी क्या होंगी आपके लिए? डोमेस्टिक करेंसी होंगी, क्योंकि आप चाइना में रहते हो। बाकी और जो कंट्रीज हैं उनको अगर लिया जाए तो वो करेंसीज क्या होंगे? फॉरेन करेंसीज होंगी। तो यानी कि डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसीज होती हैं वो क्या होती हैं? फॉरेन एक्सचेंज होती हैं या फॉरेन करेंसीज होती हैं, है ना। सो देखते हैं। सो एवरी कंट्री has their own currency to exchange goods and services, but the currency of one country is not acceptable in other country. For this purpose we need a foreign exchange rate to convert the domestic currency into the फॉरेन करेंसी। तो हमें एक्सचेंज रेट की जरूरत पड़ती है, यानी कि वह प्राइस की जरूरत पड़ती है जिसमें हम दूसरे देश की करेंसी को परचेज कर सकते हैं। ओके, सो डेफिनेशन क्या है इसकी? सो डेफिनेशन में देखा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच द वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर द अदर करेंसी इन द एक्सचेंज रेट मार्केट। सो हम इसे क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अब इट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी। तो ये क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्चुअल में एक प्राइस होता है। तो जो प्राइस पे करते हो उसके बदले जो आपको गुड्स मिलता है, यानी कि आपने इंडियन रुपीज पे किया तो वो प्राइस हो गया, और उसके बदले आपने डॉलर खरीदा तो वो गुड्स हो गया। एक तरीके से ऐसे टर्म्स में समझ सकते हैं, है ना। तो इट रिप्रेजेंट फॉरेन एक्सचेंज क्या रेट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है एक प्राइस है एक करेंसी का इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसीज। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज करते हैं कि $1 जो है वो 80 रुपए का है। तो यहाँ एक्सचेंज रेट क्या है? 80 रुपए है ना, क्योंकि $1 को एक्सचेंज करने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? 80 रुपए देने पड़ेंगे। या फिर अगर आप इसको उल्टा करना चाहो कि $1 जो है कितने डॉलर के बराबर है, तो $0.1025 के बराबर है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है? एक्सचेंज रेट है, क्योंकि आपको ये प्राइस है ना, एक रुपया खरीदना है आपको तो इतना प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। आपको $1 खरीदना है तो आपको इतना पैसा जो है वो इतना प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये जो है प्राइस है, ये क्या है? एक्सचेंज रेट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप्स है वो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एंड थर्ड जो है वो मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ओके, सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि पहला जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नाम से ही पता चल रहा है कि जो रेट होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। तो एक्चुअल में यही होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट यानी किसी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो रेट जो है वो फिक्स कर देती है। यानी कि लेट सपोज करते हैं कि अगर $1 बराबर अगर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया 100 रुपीज है, तो ये क्या होगा? ये फिक्स हो जाएगा। अब इसमें चेंजेस नहीं होंगे जब तक गवर्नमेंट ना चाहेगी तो, है ना। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। फिर इसमें चेंजेस कोई और नहीं कर सकता गवर्नमेंट के अलावा। ओके, सो द फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो अंडर दिस सिस्टम द रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है रेट फिक्स करती है। लेट सपोज करते हैं गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया कि हम अपने $1 जो है वो कितने के बराबर होगा? 100 रुपीज के बराबर होगा। एक येन जो है वो कितने के बराबर होगा? 150 के बराबर होगा। एक जापानीज मान लेते हैं दिनार है या कोई और करेंसीज हैं, वो कितने के बराबर होगा? वो 50 रुपीज के बराबर होगा, है ना। तो ये जो करेंसीज हैं ये गवर्नमेंट ने क्या कर दी? फिक्स कर दिया अलग अलग कंट्रीज की, कि हम इतना डॉलर खरीदने के लिए, या आप अगर हमारी रुपया से लेते हो तो हमें इतना रुपया चाहिए, है ना। जैसे हमने देखा था कि एक रुपया बराबर कितना था? $0.125। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि अगर हमारा $1 आपको खरीदना है तो आपको $0.125 पे करना पड़ेगा। लेट सपोज करते हैं गवर्नमेंट ने भी फिक्स कर दिया कि आपको अगर मेरा $1 खरीदना है, तो अगर जापानीज कंट्रीज हैं तो वो लेट सपोज करती हैं कि उसको फिक्स कर दिया कि आपको 2 येन तो है देने पड़ेंगे, है ना, $1 खरीदने के लिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? रेट जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है फिक्स कर दिया जा रहा है। Okay, so the main aim is to ensure the stability in the foreign exchange rate and reduce the uncertainty. इसका मेन रीजन क्या होता है क्यों हम गवर्नमेंट जो है फिक्स करती है? अब देखो, अगर रेट फ्लक्चुएट हो रही है तो हमें नहीं पता आज रेट क्या चल रहा है और अगले दिन क्या हो जाएगा, है ना। चेंजेस अगर होते रहेंगे तब तो एक डर बना रहेगा। लेट सपोज करते हैं आज मैंने कोई डील की, मुझे प्रॉफिट हो रहा था, फिर बाद में एक्सचेंज रेट कम या ज़्यादा हुआ जिसकी वजह से मुझे लॉस होने लग गया। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक तरीके से रिस्क होता है इन्वेस्टर्स का कि फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, तो एक तरीके से अनसर्टेन होता है कि पता नहीं क्या होगा, फ्लक्चुएशन ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, है ना, रेट जो है।
पर जब फिक्स हो जाता है, जब गवर्नमेंट इसे फिक्स कर दिए तो उन्हें पता है कि आज भी इतने में रहेगा, $1 बराबर जो है वो 100 रुपीज़ रहेंगे, और 2 साल बाद भी $1 बराबर 100 रुपीज़ ही रहेंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी जो भी डिसीजंस हैं, ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हाँ, सो द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्रोवाइड द ग्रेटर सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, एंड ग्रेटर सर्टेनिटी को प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स एंड हेल्प द गवर्नमेंट टू मेंटेन द लो इन्फ्लेशन। In this system, each country keeps something as a common unit, such as the gold or any other precious metal, as some external standard, and with the help of this, the exchange rate with the other country is determined. तो यहाँ पर क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में पहले क्या होता था कि कोई एक जैसे कोई एक जो मटेरियल होता है, या एक तरीके से कोई एक कॉमन यूनिट बना दी जाती थी, है ना, जैसे गोल्ड हो गया या कोई और प्रीशियस मेटल हो गया, तो इसके कंपैरिजन में करेंसीज जो है उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती थी। तो अभी देखेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी, इट इज नोन एज द पैरिटी वैल्यू, है ना। तो इससे क्या बोलते हैं, इसे पैरिटी वैल्यू बोलते हैं। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी, तो अदर करेंसी के टर्म्स में अगर हमारी वैल्यू फिक्स की जा रही है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, उसको क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को, उसको पैरिटी वैल्यू बोलते हैं। ओके, सो देखते हैं। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज ए 2 टाइप्स, तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, इसमें क्या होता है, और दूसरा होता है एडजस्टेबल पैक सिस्टम। सो द वैल्यू ऑफ द ऑल करेंसी इज मेजर्ड बाय कीपिंग समथिंग एज अ कॉमन यूनिट इज टेकन एज गोल्ड। Each country keeps the amount of the gold they have, and the excess and deficit of the gold between the countries decide the foreign exchange rate. अब क्या होता है कि लेट सपोज करते हैं, हर एक कंट्रीज ने मान लेते हैं कि 1 kg गोल्ड जो है वो डिसाइड कर दिया कि मेरी कंट्रीज में 1 kg का जो दाम है वो 100 रुपीज़ है ना, 1 kg जो गोल्ड है वो 100 रुपीज़ में मिलता है। और दूसरी अगर बात करें तो यूएसए ने डिसाइड कर दिया कि 1 kg जो है वो हमारे में एक तरीके से देखा जाए वो $10 का मिलेगा, है ना। $10 अगर आप दोगे तो 1 kg आप गोल्ड ले सकते हो। ये गोल्ड का प्राइस है हर एक कंट्रीज में। तो अब देखो, गोल्ड का प्राइस क्या कर दिया गया, ये गोल्ड का प्राइस एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया कि ये गोल्ड के प्राइस से ही एक्सचेंज रेट डिटरमिन होगा। तो इसका मतलब 1 kg अगर आपको यूएसए में खरीदना है तो आपको कितना देना पड़ेगा, $10 देने पड़ेंगे। अगर आपको 1 kg आपको इंडिया में खरीदना है तो आपको कितना देना पड़ेगा, 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि $10 बराबर क्या हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। तो इट मीन्स अगर हम इसको और स्मॉल में करें तो $1 बराबर क्या हो गया, 10 रुपीज़ हो गया। तो $1 बराबर 10 रुपीज़ है, ये क्या आ गया, एक्सचेंज रेट आ गया। कैसे डिसाइड हुआ, ये गोल्ड को एक कॉमन वैल्यू मानकर डिसाइड हुआ। Okay, so let's start with the second topic, which is the adjustable peg system. So the value of the currency is pegged और फिक्स्ड, पेग्ड का मतलब होता है फिक्स करना, ओके, और फिक्स्ड टू द मेजर करेंसी के रूप में इसे फिक्स कर दिया जाता है। अब यहाँ गोल्ड, देखो गोल्ड भी है, पर गोल्ड अभी बता रहा हूँ ये एडजस्टेबल पैक सिस्टम क्यों आया, या फिर ये दूसरा सिस्टम क्यों है। अंडर द सिस्टम ऑल द करेंसीज आर पेग टू द यूएस डॉलर एट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब क्या हुआ, देखो जब गोल्ड स्टैंडर्ड था तो इसमें कुछ कमियां थी, और बाद में फिर गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया गया, फिर बाद में दूसरी टाइप की करेंसीज जो है वो आई। अब ये ऐसा क्यों हुआ, देखो हमें पता है कि गोल्ड की वैल्यू क्या है, यानी कि गोल्ड एक रिसोर्सेज है ना। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे एक तरीके से, और उस समय क्या होता था कि अगर आपके पास मतलब अगर दूसरी कंट्री से आप ट्रेड कर रहे हो तो ये कन्वर्टेबल, फुली कन्वर्टेबल होते थे। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं, और हमने देखा था अभी एग्जाम्पल लिया था कि 100 रुपये बराबर 1 kg है, तो आप 100 रुपये दोगे तो 1 kg गोल्ड जो है वो ले सकते थे बैंक से, है ना, फुली कन्वर्टेबल अमाउंट था। पर अगर हमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करनी तो गोल्ड तो सिंपल है, गोल्ड क्या है, फिक्स्ड है। पर अगर हमें ट्रेड ज़्यादा करना है तो वैल्यू तो ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 100 kg या 1000 kg ही एक तरीके से गोल्ड बचे हैं किसी कंट्रीज के पास, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका 10 टाइम्स है, 100 टाइम्स है तो 1000, और ये तो इसका मतलब वो 1 लाख, ये कितना होगा, 10,000 हो गया, और ये फिर हाँ तो 1 0 नहीं आएगा। सो ये कितना हो गया, ये 1 लाख ही हो गया। तो इसका मतलब 1 लाख रुपीज़ का ही ट्रांजेक्शन हो सकता है 1000 kg से, क्योंकि ये क्या है, फुली कन्वर्टेबल है। क्योंकि अगर सभी लोग मांगने आ गए तो उनको देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, ट्रेड लिमिटेड हो गया,
यानी कि ट्रेड एक लिमिट से ज़्यादा की नहीं जा सकती। तो ये तो एक घाटा हो गया। तो ऐसे में क्या किया गया कि गोल्ड को फिर अनकन्वर्टेबल बना दिया गया, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल, यानी कि अब ये कन्वर्टेबल नहीं होगा, है ना। और गोल्ड को हटाकर फिर क्या कर दिया गया, एक एक नई यूनिट जो है, यानी कि एक जो मेजर करेंसीज है उसको स्टैंडर्ड मान लिया गया। और वो जो स्टैंडर्ड है वो गोल्ड से डिराइव्ड है ना। लेट सपोज करते हैं, जो कि हम क्या इसमें पढ़ेंगे, पेड एडजस्टेबल पेग सिस्टम में। इसमें क्या हुआ कि मान लेते हैं एक बड़ी जो करेंसी है वो यूएसए डॉलर है। तो यूएसए डॉलर के हिसाब से अब सब करेंसीज जो हैं, जैसे जैसे हमने देखा कि गोल्ड के अकॉर्डिंग जो है हम डिसाइड कर रहे थे कि $1 मतलब 1 kg जो गोल्ड है वो $100 है। फिर 1 kg गोल्ड जो है इंडिया में इतना है, और फिर ये $10 है। फिर से डिसाइड करते थे कि करेंसी की वैल्यू क्या होगी। पर अब क्या हुआ कि अब क्या हुआ, गोल्ड से हम फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे, जो कि ये दूसरा टाइप है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, ठीक है। सो ये दूसरा टाइप है। फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, इट रेफर्स टू द सिस्टम वेयर एक्सचेंज रेट डिटरमिन्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ द फॉरेन करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो यहाँ जो डिटरमिन होता है वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस द्वारा होता है ना। तो जो भी डिमांड और सप्लाई जहाँ पर आपस में बराबर होंगे, वो जो जिस रेट पर होंगे, है ना, जिस पॉइंट पर होंगे, तो जो भी रेट होगा वो डिटरमिन होगा और मार्केट में वही एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, सो ये डिमांड एंड सप्लाई है, तो जो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वही हमारा रेट जो है वो तय करेगा। तो जैसे प्राइसेस तय होते हैं डिमांड और सप्लाई द्वारा, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर तय हो रहा है तो किसके अंदर तय होता है, ये फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर। ओके, सो इट रेफर्स टू द सिस्टम वेयर द एक्सचेंज रेट डिटरमिन्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। ओके, इट इज आल्सो नोन एज द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड द नो इंटरवेंशन इन द गवर्नमेंट। ओके, सो यहाँ गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन नहीं करती है। सारा जो डिटर्मिनेशन का पार्ट है वो गवर्नमेंट जो है वो मार्केट यानी मार्केट फोर्सेस पर छोड़ देती है ना, यानी डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस द्वारा। तो यहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती है। जो भी रेट चल रहा होता है हमारे डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा जो भी फिक्स किया जाता है वही एक्सेप्ट किया जाता है और वो एक्सेप्टेबल होता है। ओके, सो द रेट कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली, और ये चेंज होता रहता है क्योंकि हमें पता है कि डिमांड जितनी ज़्यादा डिमांड होगी तो ये डिमांड और सप्लाई जब आपस में बराबर होंगे तो जहाँ पर बराबर होंगे वो रेट क्या होगा, फिक्स होगा मार्केट में। पर लेट सपोज करते हैं अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो प्राइसेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। और अगर कम होते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो डिमांड और सप्लाई हैं ये तो लोगों की डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है, तो लोगों को ज़्यादा करेंसीज की चाहिए उनको पेमेंट करने के लिए, या उनके पास पेमेंट आ रही है तो वो उसे कन्वर्जन चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि डेली जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उस ट्रांजेक्शन्स को पूरा करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड अगर होता है पूरा करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो डिमांड और सप्लाई जो है वो मिनटों में या आवर्स में, या ऐसे बोल सकते हो वीकली, डेली, ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। तो इसमें फ्लैक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मैं एक ग्राफ से समझाऊं तो जो फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो इस ऐसे तरीके से, यानी कि इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं, कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया, कभी, है ना, ऐसे जैसे शेयर मार्केट में चेंजेस होते रहते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट का जो प्राइस है वो कैसे डिटरमिन होता है किसी स्टॉक का, वो भी डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस द्वारा डिटरमिन होता है। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। और जब चेंज होगा तो इसमें अनसर्टेनिटी आएगी, क्योंकि हम मुझे नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को या जो परचेज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि आगे आगे फ्यूचर में इसका रेट क्या होने वाला है, कम होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए अनसर्टेनिटी और रिस्क जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस गिव राइज टू द डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। तो अभी हमने रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन पढ़ा। वो रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन दोनों सेम ही है, बस फर्क इतना है कि रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन टर्म जो है वो यूज तब की जाती है जब ये गवर्नमेंट द्वारा उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है। यहाँ देखो डेप्रिसिएशन का मतलब जो होता है वो भी वैल्यू का कम होना ही होता है, और यहाँ एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू का बढ़ना। तो यहाँ वैल्यू बढ़ेगी और वहाँ वैल्यू कम होगी। वैल्यू अगर बढ़ रही है, पर ये कौन बढ़ा रहा है, ये डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस द्वारा बढ़ रहे हैं, और वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ गवर्नमेंट बढ़ा रही थी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो तीसरा देखते हैं, तीसरा जो पार्ट है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। सो मैनेज फ्लोटिंग में देखो, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस एक वर्ड और ऐड हुआ है इसमें, मैनेज। तो यहाँ क्या होता है कि एक्चुअल में ये मैनेज का मतलब होता है कि
कोई मैनेज कर रहा है इसे, कौन करेगा? गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक करेगी, ओके, यानी कि गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट जो मैनेज करती है उसे हम फिक्स एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और फ्लोटिंग अभी हमने पढ़ा कि ये डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस द्वारा डिटरमिन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसका मिक्सचर है, हाँ, इसका एक हाइब्रिड पार्ट है। तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट डिटरमिन बाय द मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई, बट द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स व्हेन इज नीडेड। तो जब भी जरूरत होती है सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स करती है और मार्केट अपने हिसाब से, यानी कि जो रेट है वो अपने हिसाब से तय करती है। एक्चुअल में क्या होता है, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, एक बॉन्ड बना दिया जाता है, बैंड बना दिया जाता है कि अगर डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से जो एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो रही है अगर वो इसके अंदर है तब तो एक्सेप्टेबल है। पर कभी कभी इसके बाहर अगर मार्केट मूव कर रही है एक्सचेंज रेट, तब अगर जैसे ही मार्केट मूव करेगी वहां गवर्नमेंट क्या करेगी? मैनेज करेगी, इसे कम करने की कोशिश करेगी। और ये कैसे कम किया जाता है? ये करेंसीज को बेचकर, यानी कि फॉरेन करेंसीज की फॉरेन करेंसी को सेल और बाय करके, सेल एंड बाय प्रोसेस सेंट्रल बैंक करती है, सेल एंड बाय प्रोसेस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और फिर इसे दोबारा उस बॉन्ड के यानी कि जो टारगेटेड लेवल है उसे वहां लाया जाता है। सो इट इज आल्सो नोन एज द डर्टी फ्लोटिंग एज इट इज डन बाय द सेंट्रल बैंक टू मेंटेन द फॉरेक्स रेट विद इन द डिजायर्ड टारगेट वैल्यू। तो डिजायर्ड टारगेट वैल्यू है उसमें ये किया जाता है। सो द रेट इज फ्रीली डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस बट द आरबीआई इंटरवीन्स इन बिटवीन टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट व्हेन इट एक्सीड्स द लिमिट। तो जब भी लिमिट को क्रॉस करती है आरबीआई इंटरवीन करती है। आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है इंडिया की, तो वैसे ही किसी और कंट्री की सेंट्रल बैंक होती है तो वो इंटरवीन करती है। ओके, कैसे करती है? ऐसा नहीं है कि वो बोलेगी, ऑर्डर देगी और सब सही हो जाएगा। गवर्नमेंट मार्केट फोर्सेस के थ्रू ही करती है डिमांड एंड सप्लाई। तो वो सप्लाई और डिमांड को इन्फ्लुएंस करके, कैसे? फॉरेन करेंसी को बेच कर और खरीद कर, यानी कि वो खुद बायर बनकर और खुद सप्लायर बनकर क्या करती है? फॉरेन एक्सचेंज जो सप्लाई और डिमांड है इसको इन्फ्लुएंस करके उसके रेट को जो डिजायरेबल है, जो टारगेटेड वैल्यू उसके अंदर लाने की कोशिश करती है। ओके, सो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। करेंसी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन हम समझ चुके हैं। ये जो डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन टर्म्स है ये तब होता है, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस द्वारा डिटरमिन होता है। तो अगर वैल्यू कम हो रही है डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस द्वारा तो इसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और अगर वैल्यू ज्यादा हो रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन बोलते हैं, है ना। तो वैल्यू अगर करेंसी वैल्यू अगर डाउन हो रही है तो इसे हम करेंसी डेप्रिसिएशन बोलते हैं। पर अगर करेंसी की वैल्यू जो है वो अप हो रही है तो इनसे करेंसी एप्रिसिएशन बोलते हैं। और यहाँ रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन टर्म्स जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है। तो अगर यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो करेंसी की वैल्यू बढ़ा रही है, तो वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज की जा रही है, तो एक इसका पार्ट है रीवैल्यूएशन। और करेंसी डीवैल्यूएशन कब बोला जाएगा? जब गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है? वैल्यू को गिरा रही है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज, इसमें डिफरेंस देखेंगे। मीनिंग क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच द गवर्नमेंट सेट्स एंड मेंटेन एट द सेम लेवल। तो ये क्या होता है? ये फिक्स करती है गवर्नमेंट और सेम लेवल ही होता है इसका, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है? it variate according to the market forces. Okay, so determined by the government or central bank। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक डिटरमिन करती है, और यहाँ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कौन करता है? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस द्वारा, है ना। तो चेंज इन प्राइसेस, अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में कोई चेंजेस हो रहे हैं कौन करेगा? गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक। तो इसको क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन टर्म से हम डिनोट करते हैं। और अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में कुछ वैल्यू अप या डाउन हो रही है तो इसको किस नाम से जानते हैं? एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। स्पेकुलेशन होता है इसमें कि नहीं होता? स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि करेंसी की वैल्यू, मान लेते हैं किसी ने $1 जो है वो 100 रुपए में खरीदा और फिर अगले दिन $1 की वैल्यू 120 रुपए हो गई और इसे बेच दिया, तो 20 रुपए का इसे फायदा हो गया। तो ये तभी पॉसिबल होगा ना, इसका फायदा, इसका प्रॉफिट तभी होगा जब इसकी वैल्यू चेंज होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। ज्यादा होगी फायदा होगा, कम होगी नुकसान होगा, है ना। तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होगा कि ये तो फिक्स रहता है तो ये 100 ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए स्पेकुलेशन जो है वो बहुत कम होता है। या गवर्नमेंट अगर लॉन्ग टर्म में कभी चेंज कर रही है, जैसे मैंने बताया एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन कर रही है, रीवैल्यूएशन कर रही है, तब यहाँ स्पेकुलेशन किया जा सकता है। पर मेनली यहाँ नहीं किया जाता, बहुत कम होता है ना। और दूसरा है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये तो वेरी कॉमन होता है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है फ्लक्चुएट करती रहती है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, देयर इज नो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एज द रेट इज फिक्स्ड, क्योंकि रेट फिक्स होता है। एंड यहाँ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज में क्या होता है? हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होती है एंड रेट जो है वो चेंजेस फ्रीक्वेंटली होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा इस पार्ट में। सो ये वीडियो यहीं तक थी। अगले पार्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नए टॉपिक्स। तो थैंक यू।